जय हिंद एवरीवन भी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज मेरे साथ मौजूद हैं ऋषभ। तो आप सबको मैं बता दूं कि अभी सीपीयू का रिजल्ट हम सबको देखने को मिला और बहुत सारे से विद्यार्थी जिन्होंने एक सपना लेकर उस एग्जाम को दिया था, तो उनके चेहरे पर वो खुशी लौट के आ गई, कह सकते हैं, उस रिजल्ट को देखने के बाद। और खास तौर पे उनके परिवार को क्या फीलिंग्स रही, क्या वो पूरी जर्नी रही, वो हम जानेंगे क्योंकि नहीं, वो हम जानेंगे क्योंकि ऋषभ भी इस बार सीपीयू ऋषभ भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले ऋषभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर। मैं बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके। स्कूलिंग मेरी आईसीएसई बोर्ड से हुई है और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी मैथ्स करा है इलाहाबाद से। फिर मैंने प्रिपरेशन के लिए दिल्ली शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पे ऑनलाइन मैंने अड्डा 247 की क्लासेस करी। इंग्लिश के लिए मैंने प्रेफर करा और मैथ्स भी कुछ वर्चुअल करता था, कुछ इधर से। ओके। ओके। तो पहले तो यार आपको बहुत सारी सी बधाई हो, पूरे एसएससी अड्डा के परिवार की तरफ से भी। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मोमेंट शायद आपकी लाइफ में जब आया, तो आई होप कि आपकी पूरी फैमिली को एक जो कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए हम लगे हुए थे, जिस चीज के लिए हम प्रिपरेशन लगातार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, परिवार वालों की भी होती हैं। कई बार वो डायरेक्टली हमसे बोल नहीं पाते कि हम उम्मीद लगाए हैं, या फिर बार बार हर चीज पे पूछते नहीं हैं हमसे। बट एक उम्मीद जरूर होती है अंदर ही अंदर। हर एग्जाम जब आप देकर आते हो, एक्साइटमेंट उनके अंदर भी होता है कि कहीं ना कहीं इसका एक बार रिजल्ट अगर आ गया और पॉजिटिव आ गया, तो बहुत सारी सी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ में भी ऐसा था, और वो एक्साइटमेंट कैसा रहा जब आपने अपने रिजल्ट्स को लेकर डिस्कस किया, तो क्या रिएक्शंस थे फैमिली की तरफ से, खासतौर पे पेरेंट्स के? फिर पापा बहुत खुश हुए सबसे पहले। हम मैंने पापा को बताया तो पापा बहुत खुश हुए। फिर मम्मी को बताया तो मम्मी काइंड ऑफ रोने लगी, खुशी के आंसू कह सकते हैं। डेफिनेटली। तो बर्डन काफी कम हुआ फैमिली का। लेकिन मेरी बर्डन अभी है, मुझे आगे भी कुछ करना है। बाय ओके। गॉड ग्रेस। यस सर। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली बेहतर ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव नोट पे आप आगे बढ़ रहे हो और जो डायरेक्शन आपने पकड़ी है वो बहुत अच्छी है। पहले तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने भी बताया कि आप दिल्ली शिफ्ट हुए प्रिपरेशन को लेकर 2022 के अंदर, है ना? यस सर। ओके। तो मतलब अभी जब आपने अपने रिजल्ट को डिस्कस किया है, तो आप मतलब फैमिली वालों से मिले हैं, या फिर अभी सिर्फ कॉल से वर्चुअली आपने सारी चीजें डिस्कस की हैं? नहीं, एक्चुअली सर कि इसमें कई फेजेस होते हैं सीपीयू में, प्री, फिजिकल, हाँ। मेंस, फिर मेडिकल। हाँ। तो मेरे ऑल ओवर मेरिट बहुत अच्छे थे, तो मेडिकल क्लियर होने का डर था, मतलब हो या ना हो। तो 14 मार्च को मेडिकल क्लियर हो गया तो मैंने दिल्ली छोड़ के घर आ गया मैं, कि मुझे ओ, पता था मेरिट मैं क्लियर कर लूंगा। तो ओ, रिजल्ट के टाइम में घर पे ही था, तो सब ठीक हुआ। चलिए, तो मैं बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल तभी आ सकता है दोस्त अपने अंदर, जब कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग से वो फर्स्ट स्टेप से ही अपने आप को उस लेवल पर लेके चले। क्योंकि बहुत सारे से लोगों का ऐसा भी मानना होता है ना कि जैसे मैं आपसे एक चीज और भी इसमें एड ऑन या कह सकते हो जानना चाहूंगा दोस्त, कि प्रिपरेशन जब आपने की थी तो ऐसा था कि हम स्टेप वाइज कर रहे थे कि अगर मैं पहले रिटन फर्स्ट देने जा रहा हूँ तो वहीं तक बस मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद ये क्लियर होगा तो मैं आगे वाले के लिए तैयार करूंगा, उसके बाद वो क्लियर होगा तो मैं आगे स्टेप ले जाऊंगा। कुछ ऐसा था, या फिर प्लान पूरा रेडी था कि अपने को क्या करना है किस टाइम पर? हाँ सर, अगर हम एक एक स्टेप देख के चलेंगे तो फिर वहीं तक अटक जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग फुल प्लान करना चाहिए। आप हाईएस्ट एम करो, बीच में आप कहीं अटकते हो तो भगवान की मर्जी, आपकी कमी होगी, लेकिन आप हाईएस्ट एम करना चाहिए आपको। तो मैंने हाईएस्ट एम किया था, मतलब पूरा क्लियर करने का ही सोचा था। वो कुछ मार्क्स से मेरा दिल्ली पुलिस रह गया, बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है। ओके ओके ओके। नहीं नहीं, डेफिनेटली देखो, ये चीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक स्टेप, कई बार क्या होता है कि अगर हम एक ही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि समटाइम हम सेल्फ डाउट में होते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं पहला क्लियर कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैं आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, है ना? मेरा एक होता है कि अगर हो गया तो कर लेंगे, दैट्स मीन कि मैं अपने आप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, और वो कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कभी खुद नहीं, के एक ऊपर ही वो क्वेश्चन मार्क है, तो दिक्कतें बहुत आने वाली है ना? एक भूख होनी चाहिए, मतलब अगर प्री का ही भूख है तो प्री क्लियर होके आप रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन अगर भूख को फाइनल सिलेक्शन किया तो प्री के बाद आपको कुछ सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, तो आप कंटिन्यू करते रहोगे। डेफिनेटली। और बिल्कुल सही बात भी बोली है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों में ये भी इसके माध्यम से, इस बात के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये भी है कि देखो, सिलेक्शन या जॉब की जब हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ प्री क्लियर करके नहीं हो रही है
है ना। वो सिर्फ मेन से नहीं, और हमको हर एक स्टेप को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब वो जॉब हमको मिलती है फाइनली। वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं जो, जैसा भी ऋषभ ने बोला कि जो मेडिकल का एक डर था, समटाइम ऐसा नहीं होता कि हर कोई मेडिकली फिट होकर सीधे सीधे सिलेक्ट हो रहा है, बहुत लोग रह जाते हैं। तो लास्ट तक आते आते भी कई लोग रह जाते हैं। तो हमको फाइनल सेलेक्ट होने के बाद ही वो जॉब मिलेगी, उससे पहले आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो इसलिए दैट्स वाई हमको हर एक स्टेप को उतना ही वैल्यू करना पड़ेगा, हर एक स्टेप पर उतनी ही एनर्जी के साथ, उसी जुनून के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऋषभ, अब मैं यहाँ से आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। आपका जो अपना ग्रेजुएशन बैकग्राउंड रहा वो क्या रहा, आपने क्या किया है? मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैंने बीएससी मैथ्स के ऑनर्स ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है। जी सर। जब आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं बात करूं तो बीएससी ऑनर्स कर लिया, तो उसके बाद ये क्लियर था कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की फील्ड में जाना है, या फिर कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी कंडीशंस आई या किसी से आप इंस्पायर हुए फैमिली के अंदर, या किसी ने और किसी और ने मोटिवेट किया आपको कि आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए? सर टिल थर्ड ईयर, बीएससी में तीन ईयर्स होते हैं, टिल थर्ड ईयर इलाहाबाद में एसएससी का बहुत क्रेज था। ओके। मुझे एसएससी के बारे में खास मालूम नहीं था, और वहां पे भेड़ चाल चलती थी। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, यूपीएससी का सोचा था। फिर थर्ड ईयर आते आते अपनी कैपेबिलिटी का पता लगा मुझे कि उसमें थोड़ा ज्यादा मैं हूं नहीं उसका कैपेबल। इंसान को अपना कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। यस, तो डेफिनेटली। फिर मैंने एसएससी का ऑप्ट किया। फिर इलाहाबाद में मैंने दो तीन कोचिंग देखी, बट वहां पे क्या है मेरे अकॉर्डिंग कि हिंदी मीडियम ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। मैं ओके, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से रहा, आईसीएसई। ओके, ओके, तो मुझे हिंदी समझ नहीं आती थी, तो मैंने इंग्लिश में जाने के लिए दिल्ली ऑप्ट किया, और वहां पे मुझे गाइडेंस अच्छी मिली। और इंस्पिरेशन मेरे एक भैया हैं बैंक में, उन्हें देख के आई थी, और मेरे सर हैं ओके, जो कि एसएससी से ऑडिट ऑफिसर हैं, उन्हें देख के आई थी। उन्होंने मुझे दोनों ने गाइड किया है बहुत अच्छे से। तो ओके। मैं यही कहूँगा। हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर ऋषभ ने बताई है। जहां तक जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्त कि एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे इसमें लगी है वो ये लगी है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अकेले में बैठ रहे हो तो आप खुद को एनालाइज कर पाते हो, आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और उस स्टेज पे आपको ये एक सही डायरेक्शन को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक गलत डायरेक्शन में जाके अपने 2 से 3 साल या 1 साल खराब कर दे रहे हो, और उसके बाद फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी वो सही डायरेक्शन में भी काम करने की, आपको फिर डर लगा रहेगा, आपको लगेगा शायद ये भी गलत ना हो जाए। तो दैट्स वाई वो एक सही डायरेक्शन के लिए आप चाहे थोड़ा सा उस टाइम पे टाइम ले लो, स्टार्ट करने से पहले अपने आप से बात कर लो, खुद से बात कर लो, चीजों को एनालाइज कर लो, लोगों से मिल लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जगह विजिट कर लो, और वहां से जब आपको वो क्लैरिटी मिले तब आप आगे की तरफ बढ़ो। और बहुत अच्छा है ऋषभ। यहाँ पे एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगा दोस्त, कि जब आप 2022, आपने बताया सितंबर से आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया, तैयारी को स्टार्ट किया, तो जैसे होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपने भी सीपीयू एग्जाम दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है, मैं जानना भी चाहूंगा आपसे इस बात में, तो क्या ऐसा होता है कि हम सिर्फ सीपीयू के लिए ही गए थे, या फिर मैंने और भी एग्जाम्स दिए हैं इस बीच में? नहीं सर, मेरा मेन टारगेट था, जैसे एसएससी जो फील्ड है या उसके सारे एग्जाम्स मेरे अकॉर्डिंग सेम लेवल के होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, डेफिनेटली। सीएचएसएल और एमटीएस। यस। तो टारगेट मेरा एसएससी सीजीएल ही था। ओके, बट मैंने आई लेट यू नो कि मेरा इससे पहले एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया था, सीआरपीएफ। ओके। तो उसे मैं कांस्टेबल पोस्ट पे था, मैंने ट्रेनिंग भी की थी एक दो महीने। अच्छा। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मतलब इतना पढ़ लिख के कांस्टेबल, मतलब मैं किसी को वो डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने बोला था जैसे कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या कर सकता है हम्म। इंसान, तो मैं उसके लायक नहीं था। नौकरी मेरे लायक थी, बट मैं उसके लायक नहीं था, शायद मुझे ऐसा लगा, तो मैंने रिजाइन करके वहां से चला आया। तो फिर मैंने फर्दर देखा कि इसमें ऑफिसर्स को अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छे ग्रेड्स होते हैं उनके। तो मैंने सीपीओ के लिए ऑप्ट किया, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है थोड़ी बैकग्राउंड, और मैम ने भी काफी हेल्प हेल्प किया था, स्वाति मैम ने। ओके, तो मैंने सीपीओ के लिए ऑप्ट किया। दैट्स ग्रेट। तो मतलब इस बीच में आपने बाकी एग्जाम्स भी देते रहे होगे, सीजीएल वगैरह के भी ना? यस सर। वो हाँ। सीजीएल मेरा पिछली बार कंप्यूटर में 2 नंबर कम थे, तो उससे रुक गया। सीएचएसएल में वैकेंसी 1200 कम हो गई थी, तो मेरे 6 नंबर से कम हो गया मार्क्स, उससे रुक ओके, गया। तो यस सर। कोई नहीं, आई होप कि इस बार आप उसको भी क्रैक करके जल्दी हमारे साथ जोड़ोगे, है ना। थैंक यू ये सर। होप तो हम लोग आशा करते हैं।
तो देखो, यहाँ से भी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है दोस्त। अभी तक हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हम कहीं सुनी पढ़ी बातों पे यकीन करने से बेहतर है एक साक्षात प्रमाण आपके सामने है, ऋषभ, जिन्होंने उस तैयारी को किया है, उस एग्जाम को क्रैक किया है। और एक सबसे जो सही लाइन जो मुझे लगती है और जो मैं हमेशा विद्यार्थियों से मैं भी बात करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि आप ना एक लिमिटेड चीज में अपने आप को बांध के मत रखो कि मैं सीजीएल कर रहा हूँ। तो कई सारे से लोगों का ये माइंडसेट भी होता है कि वो किसी क्लास को भी तब देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, खासतौर पर ऋषभ, कि यूट्यूब के अगर थंबनेल के ऊपर वो सीजीएल लिखा है तभी मैं उस क्लास को देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। अगर वहां सेम टॉपिक पढ़ा रखा है किसी ने सीएचएसएल लिख के और वो बहुत अच्छा है, मेरे काम का है, मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई भी हो सकता है ना, एग्जैक्टली। है ना। तो अगर मेरे को वो टॉपिक मिल रहा है जो मेरे एग्जाम में आएगा, चाहे मैं फिर सीजीएल कर रहा हूँ, सीएचएसएल कर रहा हूँ, सीपीयू कर रहा हूँ, और उस थंबनेल पे कोई भी नाम लिखा हो, अगर आपको वो टॉपिक मिल रहा है तो मेरे भी अकॉर्डिंग आपको वो पढ़ना पड़ेगा। आप वहां से पढ़ सकते हो उस चीज को, क्योंकि आपका मेन टारगेट है अपने सिलेबस में जो टॉपिक्स है उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करना। उनके कॉन्सेप्ट आपको पता हो, उनकी ट्रिक्स क्या हो सकती है, क्या बेसिक्स हम लगा सकते हैं उसके अंदर, वो चीज अगर आपको क्लियर है तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो दैट्स वाई वो एक जो सीन है आज के, थोड़ा सा ये हुआ है अभी, मैं लिटरली मैं भी इस बात से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये भी ट्रेंड चला 2020 के बाद, खासतौर पे लॉकडाउन के बाद में, जब ऑनलाइन पे बच्चे काफी सारे से आए एकदम से अचानक से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि वो थंबनेल के ऊपर जो नाम लिखा होगा ना हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इस चीज को यस। क्लियर करना बहुत जरूरी है कि अगर मैं सीएचएसएल की पढ़ रहा हूँ, सीजीएल का पढ़ रहा हूँ, सीपीयू के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो सिलेबस मेरे टॉपिक्स जो है सिमिलर हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीजनिंग तो मुझे लगता है टोटली सिमिलर जाती है लगभग, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए उठा लो, है ना। तो आपको फिर मेरे हिसाब से वो थंबनेल देख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वहां फिर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक टीचर पकड़ लो जो आपको लगता है बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है आपको, आप उनकी तरफ से उनकी गाइडेंस में जाकर उन चीजों को सीख सकते हो, ज्यादा बेहतर कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। तो एक चीज और रहती है ऋषभ, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो समटाइम, जैसे आपने 2022 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो बहुत अच्छा रहा कि आप उस जर्नी को बहुत जल्दी तय कर गए। अगर मैं बात करूं तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को भी ये देखकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि कई सारे से बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार लग रहे होते हैं। और आपने भी, आपके भी कई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे होंगे, है ना, जो आपको मिले होंगे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मिले होंगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। समटाइम रिजल्ट्स नहीं आते, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए आपको, मतलब आप अगर होते तो क्या करोगे, मतलब उस जगह पे? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ परसिवरेंस भी चाहिए, पेशेंस टाइप। और कंसिस्टेंसी नॉट दैट कि बस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। जो आप 2 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो, और आप अपने आप को एक टाइम दे दो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लान करा था 2 साल, मैक्स टू मैक्स 2 या 2.5 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए, और एसएससी के लिए तो मोर देन इनफ है। तो आप अपने आप को एक टाइम दे दो, उस टाइम में कंसिस्टेंट रहो, अपना 100% एफर्ट दो। उस टाइम में नहीं हो रहा है तो आई थिंक आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको 100% एफर्ट देना चाहिए। चीटिंग नहीं, मेरे साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब कई बार एक अभी ट्रेंड भी चलता है दोस्त की, शॉर्टकट बहुत लोगों को चाहिए, मतलब क्वेश्चन करने का भी शॉर्टकट होना चाहिए, कोई भी एग्जाम नहीं। करने का भी शॉर्टकट होना चाहिए। हर चीज का वो शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक के पीछे लोग भाग रहे हैं। क्या वो शॉर्ट ट्रिक हर जगह पे काम आती है? क्या हर जगह शॉर्ट ट्रिक ही यूज कर सकते हैं क्या हम? या हमको पहले अपने बेस को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट पे एक फाउंडेशन बनाना भी बहुत जरूरी है? तो बेसिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको बहुत प्रैक्टिस भी है ना, तो एग्जाम में वो जो फोबिया होती है, जो एक अंदर से टेंशन होती है, शॉर्ट ट्रिक कभी कभी काम नहीं आती, लेकिन बेसिक्स आपने हमेशा साथ देगी। तो आई शुड से कि आप बेसिक्स पे फोकस करो। शॉर्ट ट्रिक्स या इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस मोड्स एंड ऑल। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि देखो बेसिक्स वो कहते हैं ना, क्रिकेट के अंदर भी एक चीज होती है कि मतलब जो आपका फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, आती जाती रहती है, लेकिन जो क्लास है वो परमानेंट होती है ना। तो वो क्लास क्या है? वो यस। क्लास ही आपके बेसिक्स है, जिसका जितना नींव जितनी मजबूत है वो आपका बेसिक, वही आपकी क्लास है। तो कभी ऐसा होगा एग्जाम में अप एंड डाउन चलेंगे, कभी कुछ अच्छा होगा, किसी दिन माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ चीजें होंगी जिनकी वजह से नहीं बेटर होता। बट अगर आपके पास में वो चीजें हैं, आपने वो नॉलेज को गेन कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, और वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट डेफिनेटली देगी देगी। चलेगा। इसी चीज में, इसी जर्नी में मैं ये भी जानना चाहूंगा दोस्त कि जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल सीपीओ का बात की, आपका भी रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात है।
वो एक और माइंडसेट यहाँ पर बहुत ज्यादा है स्टूडेंट का, क्योंकि मैं आज बात भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा ये नहीं जानना चाह रहा कि वो जो एक गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं मैं उस पर कम बात करना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं उन पे बात करना चाह रहा हूँ कि एक और माइंडसेट होता है जो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ एज ए टीचर मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी पता चलता है क्योंकि बच्चे क्लास में आते पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट का एक माइंडसेट है कि नोटिफिकेशन आएगा पढ़ लेंगे, एग्जाम आ रहा है बिल्कुल तो पढ़ लेंगे। क्या ये सिनेरियो ठीक है? मतलब अगर मेरा एम ही है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बताया कि सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस ये मेरे को एग्जाम देने फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है कि यार आने तो ही, है ना, ये तो मेरे पास क्लियर है कि यार इनका कैलेंडर फिक्स है, आज नहीं तो कल ठीक है, अगर चुनाव भी हो रहा है तो 2 महीने बाद हो जाएगा। तो मैं अभी से पढूं या मैं इंतजार करूं, वेट करूं कि ये पहले नोटिफिकेशन आ जाए, फिर वो फॉर्म भर दूं, फिर उसके बाद एग्जाम डेट आ जाए तब पढूं, या फिर मेरे को मतलब स्टार्टिंग से मेरे को दिख रहा है कि सब कुछ क्लियर है मेरे सामने, तो कैसे, मतलब क्या आपको क्या लगता है क्या अप्रोच होनी चाहिए और आपकी क्या अप्रोच थी अपनी? ये तो वही बात है, हमें सबको पता है कि बारिश आनी है, तो जिस दिन बारिश आ जाएगी उस दिन मैं छाता लेने तो जाऊंगा नहीं। पहले से प्रिपेयर होना ही बेटर है। 2 अप्रैल को सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आनी थी, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे पूछा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो कह रहा है कल नोटिफिकेशन आ जाएगी और कल से स्टार्ट कर देंगे हम। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई देख, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें एग्जाम्स में डिले हो सकता है, वैकेंसीज तो आनी है, तो यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। और आप अपनी पूरी तरह तैयार रहिए, नोटिफिकेशन कभी भी आएगी आप जॉब ले जाइए। तो पहले से प्रिपेयर होना ज्यादा बेटर है इनफैक्ट कि नोटिफिकेशन आने के लिए स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी लाइन थी कि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। और लिटरली मतलब हम जो इमेजिन करते हैं ना कि मैं 6 घंटे या मैं 7 घंटे कर रहा हूँ, हो सकता है यार कि कई ऐसे भी हैं जो मतलब शायद पूरे पूरे दिन उठ ही नहीं रहे उस चेयर से, है ना। ऐसे भी लोग लाइब्रेरी में अगर चाहो तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मतलब शायद कि उस लगन से लगे हुए हैं। वो बात दूसरी की कई बार उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे वैसे, बट समटाइम यस, वो इतनी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार कोई इतनी मेहनत कर सकता है, लिटरली। तो यस, है ना, वो चीजें भी, और मैं समझता हूँ इसीलिए मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कई बार आपको उन लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाना भी जरूरी है, वहां पे बच्चों से मिलना, क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं आपको पढ़ने के लिए, वो मोटिवेट करते हैं आपको। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने तो बहुत कर ली तैयारी, लेकिन जब आप किसी और से मिलते हो और आप उस जगह पे जाकर देखते हो, उसके उसके फेजेस को देखते हो, तो आपको ये रियलाइज होता है कि यार अभी तो बहुत आवश्यकता, अभी बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं चीजों को सीखने की जरूरत है मुझे, है ना। मैं और ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ या और ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है स्टूडेंट के साथ में कि हम एक लिमिटेड और एक कोशिश भी ऐसे लोगों से मिलने की ज्यादा करते हैं जो शायद हमको एक कहते हैं ना कि अपने टॉप जोन में ही करके रखने की कोशिश करें, वो जोन से बाहर निकलने ना दें। तो वो थोड़ा सा बन जाता है। चलिए, तो यार वो बहुत आइडेंटिफाई करना होगा फिर। या बिल्कुल 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 करेक्ट है ना। तो यार बड़ा मेरे को मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा बेटर लगी ऋषभ, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस, जो तुमने 2-3 चीजें बताई हैं खास तौर पे, जो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ हर एक स्टूडेंट को, एक बिगिनर को कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है कि अगर आपको टाइम बचाना है, सबसे पहले आप ट्रिक्स के चक्कर में, मतलब सीधे सीधे वो प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़ो, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, पहले फाउंडेशन को मजबूत करो। एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, इवन अगर आप पहले से भी पढ़ रहे हो और आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो इन पे काम करो। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है दोस्त कि हैंडमेड नोट्स भी बहुत जरूरी है। आजकल लोग सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में पड़ गए कि सिर्फ पीडीएफ फोन में आएगी, काम होगा। मैं ऐसा मानता हूं दोस्त, अगर आप 10 पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो शायद ही उनको सॉल्व करते होगे, नहीं करता कोई, फोन में पीडीएफ देख के नहीं पढ़ रहा ना कोई कर पा रहा है। तो हैंडमेड नोट्स, जब तक वो हाथ की कॉपी और पेन का यूज नहीं कर रहे हो, दिक्कतें बहुत आएंगी। आपको क्या लगता है इस बात पे? ऐसा बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि जो बुक्स की पढ़ाई है वो अपने दिमाग में आती है। ये जो विजुअल होती है, पीडीएफ्स वगैरह, वो देख के ही रह जाते हैं, वो दिमाग में बैठती नहीं है। तो जितना आप पेन चलाएंगे उतना आपके दिमाग में जाएगा। तो आप डेफिनेटली। हैंडमेड नोट पे ज्यादा फोकस करें, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चों को, बैचमेट्स को, मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। नहीं नहीं। तो हैंडमेड नोट बहुत अच्छी चीज होती है इंस्टेड ऑफ पीडीएफ। ओके। एक चीज और भी ऋषभ मैं जानना चाहूंगा, अब थोड़ा सा मैं मतलब पर्सनल आपके चीजों के बारे में, ये अभी तक हम एक उस पॉइंट से बात कर रहे थे। अच्छा, आफ्टर सिलेक्शन कुछ बदला लाइफ में, मतलब कुछ लोगों के कॉल, कुछ लोगों के मैसेज, बोलने का तरीका, बात करने, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं? अनएक्सपेक्टेड था ये तो, मतलब कॉल्स, मैसेजेस, और कहाँ कहाँ से कॉल थे, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और आप सिलेक्शन के बाद किसी के भी घर पे जाते हैं तो इज्जत जो मिलती है अलग लेवल की होती है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। तो निकालने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, एक बार ट्राई करना चाहिए हर स्टूडेंट को। हाँ, तो बस मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है दोस्त कि आप ही की नहीं, आपके पेरेंट्स से भी बात करने का लोगों का लहजा बदल जाता है।
है ना? जाता है ऐसे। है ना? आपके माता-पिता को जो शायद एक कहते हैं ना कि मतलब नॉर्मली अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, फिर वो उनकी जो एक हर जगह पे पूछ होती है बहुत बढ़ जाती है। जो उनकी वैल्यू होती है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि शायद मैं कितनी भी चीज़ें लाकर नहीं कर सकता था। जो मेरे एक सिलेक्शन ने उनको दे दिया। उस समाज के अंदर, उस परिवार के अंदर, उस कह सकते हो कि सारे रिलेटिव के बीच में एक अलग नज़र से फिर उनको देखा जाने लगता है। लोग आकर खुद बात करना चाहते हैं, लोग आकर खुद मिलना चाहते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं न कहीं उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो मतलब एक रीज़न दोस्त मुझे लगता है कि हर एक रीज़न ठीक है। आपके पास जॉब सेटल होगी दैट इज़ ओके, आपके पास एक सैलरी आएगी, ठीक है। लेकिन जो वो एक सर, वैल्यू होगी आपके पेरेंट्स की। ऐड करना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल लाइव देखना है, तो ये आपकी जो कॉल्स है मुझे ये इंटरव्यू के लिए, ये भी सिलेक्शन के बाद ही मिलेगी। इससे पहले आप भी नहीं पूछते मुझे, टू बी वेरी डेफिनिटली ऑनेस्ट। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, है ना? देखो यार हर एक चीज़ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको एक होता है ना कि सम टाइम जैसे कई बार कुछ बच्चे शायद आपके भी क्लासेस के बीच में आते होंगे। हम लोग पढ़ाते तो हमारे बैच में मेरी भी क्लास में आते हैं और उनका एक होता है थॉट कि सर मेरा नाम लो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम लो मत दोस्त, नाम बनाओ, है ना? अगर नाम बना लिया तो सब लेंगे और अगर आप बोल के कहोगे तो मुझसे कह सकते हो, किसी और से कितनी बार कहोगे किससे कि मेरा नाम लो? कितनी बार ले लेगा सामने वाला नाम? और आज शायद मैं ऋषभ को उससे पहले इतना नहीं मिला, मैं ऋषभ से शायद मैंने कभी बात नहीं की, आज मैं कितनी बार ऋषभ का नाम ले रहा हूँ, तो शायद उसके लिए अब ऋषभ को किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम लो या मेरी बात करो। ऑलरेडी सारे लोग बात करने को तैयार हैं, ऑलरेडी हर कोई पूछने को तैयार है। तो दैट्स वो जो टाइम होता है ना प्रिपरेशन का, वो होता है नाम बनाने का टाइम। वहां इस पे फोकस मत करो कि कौन आपका नाम ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो जो फेज है वो है आपको अपनी वैल्यू दिखाने का, अपनी वैल्यू क्रिएट करने का टाइम। और एक बार अगर आपने वो अपनी वैल्यू क्रिएट कर दी, एक बार वो अपने अपने नाम बना लिया, तो उसके बाद फिर उसको भुलाना मुश्किल है। तो फिर कोई नहीं भुलाना चाहेगा, हर कोई उसको याद रखेगा। हर कोई अपने बच्चों को एग्जाम्पल देगा। तो अब आने वाले टाइम में इनके परिवार में एग्जाम्पल दे जाएंगे ऋषभ की तरह तैयारी करने के, पढ़ाई करने के। और यही चीज अगर ये एक बार को सिलेक्शन नहीं ले पाते तो शायद कोई इतनी जल्दी बात नहीं करता उस चीज पे। उतने उतने पॉइंट पे बात नहीं होती है ना, कोई नहीं बोलता कि इनकी तरह पढ़ाई करें। बट अब सबका एक वो देखने का नजरिया ही बदल गया ना तुरंत। अब उनको लग रहा है कि ऐसे ही पढ़ाई करके सिलेक्शन होता है, कैसे किया था ऋषभ ने, कहाँ गया था ऋषभ, कौन से स्कूल से पढ़ा था, कौन सी कोचिंग से गया था, वो बेटर। अब वो सारी चीजें अच्छी हो गई। वही अगर सिलेक्शन नहीं होता तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऋषभ ने कैसे तैयारी की, किन फेजेस में ऋषभ पढ़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और इसीलिए इस सेशन के अंदर भी मैंने जो जनरली बात की है वो उन पॉइंटर्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं की कि कहाँ से आप पढ़ के आए हो, कहाँ से आपने चीजें करी है। क्योंकि पॉइंट ये दोस्त, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो वो जगह बेस्ट है। आप उसको बेस्ट बना सकते हो अपने सिलेक्शन से। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी जगह बेस्ट हो जाएंगी, वो स्कूल बेस्ट हो जाएगा, वो जगह बेस्ट हो जाएगी, वो कोचिंग बेस्ट हो जाएगी, वो इंस्टीट्यूट बेस्ट हो जाएगा, सब बेस्ट, वो टीचर बेस्ट हो जाएगा। बट अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता कि कहाँ से पढ़ के आए हो, कहाँ बेस्ट था, कहाँ नहीं था। है ना? क्या मैं सही हूँ ऋषभ बिल्कुल इस बात में? सहमत होंगे आप? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, एक पॉइंट सही है आपकी। चलिए। तो यार बड़ा अच्छा लगा हर ऋषभ, एक कल तो चीज पॉजिटिव वे से देखेंगे, और एल्स अगर हाँ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो निगेटिव व्यू से हो जाएगा डेफिनेटली कि बिल्कुल। ऋषभ भी पढ़ते थे दिल्ली में, वो उन्होंने भी टाइम दिया था, उस तरह मत करना। हाँ नहीं वही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। देखो एक होता है ना, एक चीज और भी है इसमें। मैं अब ऋषभ की सिलेक्शन से ऋषभ की नहीं, आसपास में परिवार में भी कई लोग, कई बच्चे ऐसे होंगे जो हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को ये बोल पाएंगे कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, और वो कराने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर एक का सिलेक्शन रह जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो फैमिली में एक ऐसा वो बन जाता है, अरे नहीं उन्होंने भी तैयारी करी थी, नहीं हो रहा। फिर लोग उसमें डिवाइड करने लगते हैं कि मतलब वैकेंसी नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिर उन सारे सिनेरियो को गिना के प्रिपरेशन से हटने लगते हैं। और वही चीज जब एक फैमिली में सिलेक्ट होता है तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है, वो एक इंस्पिरेशन उनके सामने होता है, वो चीजें उनके सामने दिख रही होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं माँ बाप को भी अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराने के लिए, की तैयारी करवा दो आप भी अपने बच्चे को। और उस बच्चे को मोटिवेट करती हैं कि यार मैं भी तैयारी कर सकता हूँ, मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। कोई एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलता, है ना? अच्छा ऋषभ, एक चीज हाँ मेरे को और याद आया जो अभी जस्ट, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू के लिए कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रिपेयर किया पहले से, ना शायद मेरी आपकी बात भी नहीं हुई कि हमको क्या डिस्कस करना होगा। तो दैट्स वाई कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में एकदम आ रहा है अभी, अचानक से मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि एक और भी बहुत बड़ा यहाँ पे वो चल रहा है, आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है। मैं देखो कुछ चीजों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसी को एक्सक्यूज बना के चीजें ना करना भी बेवकूफी होती है। तो समटाइम क्या हो रहा है कि बहुत सारा सा माइंडसेट चल रहा है कि हम नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे फिर तैयारी करेंगे। वैकेंसी कितनी है पहले ये बताओ तब हम फॉर्म भरें, वैकेंसी कितनी है ये बताओ तब हम प्रिपरेशन करें। क्या ये लॉजिक है कहीं से कहीं तक तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर वैकेंसी कितनी भी कम आएगी, एक तो आएगी। डेफिनेटली। हम ये मान के चले कि वो एक वैकेंसी मेरी है, या तो एक वैकेंसी के लिए भी फाइट करना और लाख वैकेंसी के लिए फाइट करना इक्वल है, हमें तो एक ही चाहिए।
मेरे बिल्कुल अकॉर्डिंग। सही बात है। तो हम एक ही लेंगे और वैकेंसीज को देख के बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करनी है। और कट ऑफ वेरी कर सकती है, क्या होता है, वैकेंसीज कम हो, पेपर हार्ड हो, तो कट ऑफ सिमिलर रहेंगे। तो मॉक्स में जो कट ऑफ नंबर आते हैं उनको एग्जाम से कभी रिलेट नहीं करना चाहिए। मॉक्स में आपके 160 आ रहे हैं मॉक, और एग्जाम में आपके 140 आए, तो दैट डजंट मैटर। आप बस प्रिपरेशन पे रहो, और वैकेंसीज का तो बिल्कुल टेंशन छोड़ के आपको बस प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये आज का एक थोड़ा-सा ट्रेंड भी बन गया है ना कि हम मतलब ना सम टाइम हो क्या रहा है कि ना करने के बहाने ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, करने की जगह जिससे किसी काम को, है ना? करने के ना करने के हजार बहाने होंगे, करने का सिर्फ एक चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने अभी आपसे बात करते टाइम मैंने कोशिश ये की कि आप उन पॉइंटर्स को इनके सामने रख पाएँ कि जो इनको ये रियलाइज़ करा पाएँ कि ये काम बिना सिलेक्शन के नहीं है। जो मैंने अभी बात की फैमिली की रिस्पेक्ट की, जो पेरेंट्स की वैल्यू की, वो सिर्फ सिलेक्शन से ही है दोस्त। वो मैटर नहीं करता। वो आप किसी चीज़ को खरीद के वो किसी अलग से कॉस्ट को लाकर कुछ लाकर नहीं ली जा सकती। उसका एक रीज़न अगर वो आपके लिए काफ़ी है, आपकी तैयारी करने के लिए काफ़ी है वो रीज़न कि आपको अपने फैमिली वालों को कहाँ कितनी रिस्पेक्ट दिलवानी है, आपकी आपकी वजह से उनका नाम कहाँ तक जाना चाहिए, वो जो चीज़ है वो इसी से पॉसिबल हो पाएगी। और बहुत मतलब वही सारे पॉइंटर्स आते हैं एट लास्ट कि अगर हमें करना है तो करना है, मतलब जिद सवार होनी जरूरी है। और अगर जिद है तो फिर कर जाएंगे, है ना? तो यार बड़ा अच्छा लगा ऋषभ मुझे पहले तो आपसे बात करके कहीं ना कहीं, और मैं चाहूंगा कि जल्दी हमारी मुलाकात भी हो और आप और मैं एक साथ खड़े हों, तब कुछ और भी स्टूडेंट को गाइड करें। और मैं चाहूंगा कि आगे जो आपका एम्स है, जो आप बोल रहे हैं कि अभी बाहर कम नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ करना है, दैट्स ग्रेट कि ऑल दी वेरी बेस्ट यार, कि आप उसको भी बहुत अच्छे से कर पाओ। और उसके बाद जब हम मिले तो आप ये चीज बताओ कि सर मैंने आपसे बोला था और वो काम मैंने कर दिया है ना? तो वो बिल्कुल। एक अलग मजा आएगा डेफिनेटली। तो सीजन आई के होप, बाद मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे। हाँ डेफिनेटली दोस्त, है ना? और मैं चाहूंगा भी यार, मैं बिल्कुल पर्सनली भी आपसे कनेक्ट करना चाहूंगा, कभी भी मुलाकात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज और भी रही जो मुझे सच में आपसे मतलब बात करके लगा। इस चीज के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बहुत इंटरव्यू मैंने आज से पहले भी किए होंगे कई सारे से विद्यार्थियों के साथ, बहुत बच्चों के साथ मैं मिला भी हूँ जो आते हैं यहाँ पर मिलते हैं आफ्टर सिलेक्शन एंड ऑल। एक ठहराव होना बहुत जरूरी है, जो शायद मुझे आपके उस नेचर में, उस व्यक्तित्व में दिख रहा है, उस चेहरे पे आपके दिख रहा है। तो मैं चाहूंगा बच्चों को कि यहाँ पर ये चीज सीखना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर सिलेक्शन वो होता है ना कि एक बुलंदियों पे पहुंचना या किसी भी चीज को पा लेने के बाद उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको ठहराव की आवश्यकता पड़ेगी। वो ठहराव मुझे आपके अंदर दिख रहा है और मुझे इसलिए लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, अचीव करोगे। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करके ऐसा फील हुआ। पहली बार मैं आपसे बात कर रहा था और जिस वे में आप बात अपनी रख रहे हो और जिस ठहराव के साथ अपनी चीजों को बोल रहे हो, कोई ऐसा नहीं कि समटाइम ऐसा होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को पा लेते हैं, कोई चीज हमको मिल जाती है तो हम बहुत ज्यादा एकदम हवा में होते हैं। तो वो चीज भी ना होना और उसके बाद अपने आप को एक संतुलन में रखकर अपनी चीजों को आगे बढ़ाना, ये लाइफ का सबसे बड़ा कह सकता हूँ मैं एक आपके अंदर मुझे वो क्वालिटी दिखाई दे रही, गुण दिखाई दे रहा है। अगर ये रहेगा तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आप आगे और भी अचीव करते रहेंगे। सभी को यार आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने पूरे सारे अपने दोस्तों को? यस सर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने भी देखे थे, तो मैंने सोचा था जब मेरा होगा तो मैं ये जरूर बोलूंगा जी। कि अगर मेरा हो सकता है ना यार, तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत ही मीडियोकर से भी बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट, सब लगे रहो, एक ना दिन होगा, बस मेहनत दो अपनी पूरी 100%। चलिए, तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से ऋषभ आपको, और बाकी सबको इस लाइन को मुझे लगता है हमेशा याद रखना है। ऋषभ ने अभी आपसे बोला कि मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है, दैट मीन कि आप अपने अंदर, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, बस आप उसको पहचान लो, एक सही जगह पे लगा दो और ऑटोमेटिकली आपके सामने आपके रिजल्ट्स होंगे। बस कुछ चीजों को, इफ और बट्स को हटाओ, ये एग्जाम को कैटेगराइज करना बंद कर दो, एक जनरल प्रिपरेशन पे लग जाओ कि अपने को अगर इस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ओवरऑल तैयार करना है। इतना नहीं कि चार है तो चार ही पढ़ूंगा, पांचवा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आता ही नहीं, तो पांचों पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं देगा। दूसरी चीज कि वैकेंसीज एंड ऑल नोटिफिकेशन के वेट करने बंद करो। अगर प्रिपरेशन करनी है तो करनी है दोस्त, फिर उसमें झोंक दो अपने आप को, है ना? तो एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट ऋषभ, एंड थैंक यू सो मच कि आप हम सबके साथ जुड़े, आपने गाइड किया अपने सारे विद्यार्थियों को एसएससी अड्डा के। बाकी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, एंड होप सो कि जल्दी हम सीजीएल के बाद या उससे पहले मिलेंगे और एक साथ खड़े होकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बताएंगे स्टूडेंट के लिए, है ना? और मैं बाकी चाहूंगा स्टूडेंट से कि आपको कुछ और भी अगर जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए ऋषभ से, एंड होप सो कि ऋषभ ही या मैं ऋषभ से बात करके इस वीडियो के नीचे उसका जो भी जवाब होगा वो कमेंट में जरूर आपको दिलवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।